शेड्यूल के अनुसार 5 तारीख को मेरा सेशन था, लेकिन धर्मजीत दी जिनको आज बोलना था कुछ कारण से वो व्यस्त रह गई और जर्नी में रह गई। इस कारण से वो आज के सेशन को शायद थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस सेशन को आज का सेशन को ले लूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी का फिर से एक बार, लोग जुड़ रहे हैं इसमें। मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपने सीनियर्स भाई बहनों का झारखंडी जोहार के साथ में स्वागत करना चाहता हूँ। मैं अपने गुरुजी जो हमें 8 साल तक हमारी देखभाल किए उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके अथाह परिश्रम और निस्वार्थ भाव से पढ़ाए गए लेसन और दिए गए शिक्षाओं के कारण से आज हम लोग जिस भी जगह में है हम लोग उनके आशीर्वादों को भूल नहीं सकते हैं। उनका धन्यवाद करना हम कैसे भूल सकते हैं। मैं पहले दिन नहीं जुड़ पाया था, लेकिन उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस सेशन में जुड़ पाऊँ। और मैंने सुना करम सिंह मुंडा भैया जी को, मैंने सुना गीता आदि को, मैंने सुना रितेश भैया को, और उनके विचारों के साथ में मैं भी सहमत हूँ और मैं भी उत्साहित हूँ नवोदय के योगदान के लिए। नवोदय के द्वारा जो भी हमने प्राप्त किया है उसके लिए मैं तहे दिल से नवोदय परिवार का शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन्होंने नवोदय विद्यालय की परिकल्पना की और नवोदय विद्यालय की शुरुआत की, जिसमें हम जैसे लोगों को पढ़ने का मौका मिला। अभी लोग जुड़ ही रहे हैं। एक बार कोई कमेंट करके बताएं कि आवाज़ साफ आ रही है या नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें और मैं शुरू करना चाहता हूँ 2 या 3 दिन पहले की घटना के साथ में। अभी ओलंपिक का सीज़न है, टोक्यो 2021 में ओलंपिक चल रहा है। बहुत सारे प्रतिभागी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इस ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हर एक देश से काफ़ी संख्या में लोग मेडल जीतने के लिए गए हुए हैं। और हर एक दिन कुछ रोमांचक घटनाएं घट रही हैं। एक घटना ने मुझे रोमांचित कर दिया, जिसे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा। ये घटना है हाई जंप के फाइनल के समय की घटना है। इटली के ताम्बरी और कतर के ईसा बर्शिन पहुंच गए हैं। अब दोनों का टक्कर है और जजेस लोग निर्णय देते हैं कि उन दोनों को 3-3 मौका दिया जाएगा और जो भी उस पॉइंट से ऊपर जंप करेगा वो गोल्ड मेडल प्राप्त करेगा। दोनों अपना प्रयास करते हैं। वो इटली के हाई जंप के प्रतिभागी, कतर के हाई जंप के प्रतिभागी, और दोनों 2.37 तक ही रुक जाते हैं। उससे आगे वो लोग नहीं बढ़ पाते हैं। जजेस के लिए बहुत कठिन समय था। तब फिर निर्णय लिया जाता है कि एक एक मौका और दोनों को दिया जाए। और दोनों को एक एक मौका मिलता है और दोनों जो है वो लोग प्रयास करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में जो इटली के जो खिलाड़ी हैं जियानमार्को, डिफिकल्ट नाम है थोड़ा, इटली के जियानमार्को टाम्बेरी, वो थोड़ा इंज्योर्ड हो जाते हैं और वो कदम पीछे हटा लेते हैं और जज से कहते हैं कि मैं ये हाई जंप मैं कॉम्पीट नहीं कर पाऊंगा। और जो दूसरे कैंडिडेट हैं कतर के मुमताज ईसा बर्शिम, वो एकदम गोल्ड मेडल लेने की परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। उस रोमांचक
पल में पहुंच जाते हैं। इतने में क्या होता है कि जो कतर के खिलाड़ी हैं वो कहते हैं, जजों से पूछते हैं कि यदि इस पॉइंट पर मैं भी पीछे हट जाऊं और मैं यदि हाई जंप में आगे नहीं बढ़ूं तो क्या ये गोल्ड मेडल हम दोनों को शेयर होगा। जजेस अपना रूल बुक देखते हैं और बताते हैं कि हाँ, यदि तुम इसे कॉम्पीट नहीं करोगे तो दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा। और ये जो कतर के जो खिलाड़ी हैं वो निर्णय लेते हैं कि वो हाई जंप में आगे वो जंप नहीं करेंगे, और इस तरह से दोनों को गोल्ड मेडल सम्मिलित रूप से दिया जाता है। और इस घटना से सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विशेष करके इटली का खिलाड़ी तो बहुत रोमांचित हो जाता है, वो पूरे मैदान में चक्कर लगाता है और पूरा लोट-पोट होता है, बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये अप्रत्याशित घटना थी। और बर्शिम ने वह कर दिया जो कि वह गोल्ड मेडल जीत करके भी नहीं कर सकता था। वो रंग भेद से, नस्ल भेद से, जाति के भेद से, धर्म के भेद से, देश के भेद से ऊपर उठ करके वो एक खेल भावना प्रदर्शित करता है और ऐसा काम कर देता है जिससे कि उसका वो गोल्ड मेडल तो प्राप्त करता ही है, लेकिन उसका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, उसके देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। और ये घटना जो थी, इसे पढ़ करके मैं भी रोमांचित हो गया और मुझे लगा कहीं ना कहीं कि कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये तो नवोदय की भावना से मिलता जुलता है, और नवोदय की भावना भी कुछ इसी तरह की भावना है कि केवल अकेले जीतना नहीं है, केवल अकेले आगे नहीं बढ़ना है, परंतु सबको लेकर के आगे बढ़ना है और सबको लेकर के इस दौड़ में जो हम लोग दौड़ते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये भावना तो हम लोग नवोदय में प्राप्त किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस खेल में भी हम लोग इस भावना को देख पाते हैं। और ये घटना को मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ नवोदय के लाइफ से, नवोदय के बाद के लाइफ से। और ये बहुत रोमांचक घटना है कि हम लोग अकेले आगे नहीं बढ़े, परंतु सारे लोग मिल करके आगे बढ़े। और नवोदय एलुमनाई ग्रुप के माध्यम से, नवोदय एनजीओ के माध्यम से, विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग इसी भावना को प्राप्त करना चाहते हैं कि लोग अकेले आगे नहीं बढ़े, परंतु सारे लोग आगे बढ़े। लोग अकेले जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। कोरोना के समय लॉकडाउन में हमने देखा कि अकेले जीवन व्यतीत करना, एक घर में के अच्छे घर के कमरे में बंद होकर के जीवन व्यतीत करना ये कठिन है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं, सोशलाइज होते हैं, ये हमारे लिए एक बड़ी बात होती है। और इस चीज़ को हम लोग नवोदय में प्राप्त किए हैं। मैं कुछ पीछे की घटनाओं को, बीच में जो मेरे जीवन के साथ घटी है, उन घटनाओं को मैं याद किए बिना नहीं रह सकता हूँ। एक बार की बात है, मैं कलकत्ता में एक जॉब में था और एक दिन बस से मुझे कलकत्ता जाने का मौका मिला। ट्रेन छूट गई थी किसी कारणवश, फिर बस से हम लोग कलकत्ता जा रहे थे। रास्ते में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में बस एक सुनसान से जगह पर रुकी। लोग लघु शंका के लिए और अपने थोड़ा कमर सीधा करने के लिए बस से नीचे उतरे, और मैं भी बस से नीचे उतरा। और बस एक खाली जगह पर एक बड़े से बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। उस बिल्डिंग को मैंने देखा, मैं बहुत रोमांचित हो गया। वो बिल्डिंग और कोई कुछ नहीं, वो नवोदय विद्यालय का बिल्डिंग था, उसका कैंपस था और सामने जवाहर नवोदय विद्यालय घाटशिला लिखा हुआ था। जब मैंने उसे देखा, उस जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस को, करीब 15-20 साल के बाद उस कैंपस को मैंने देखा, बहुत रोमांचक। हालांकि वहाँ मैं कभी गया नहीं था, कभी मैं घाटशिला में पढ़ा नहीं, लेकिन वो बहुत रोमांचक था और बहुत रोमांचित कर देने वाला पल था। वो मुझे बहुत रोमांच कर दिया। हम लोग कहीं भी जाए, नवोदय को हम लोग भूल नहीं सकते हैं।
दूसरी घटना में मुझे याद आती है कि अपने काम के सिलसिले में ही मैं उड़ीसा जा रहा था, क्योंकि मेरा फील्ड था उड़ीसा क्षेत्र में था। और उड़ीसा, मुझे हटिया स्टेशन से उड़ीसा के लिए ट्रेन पकड़ना था। मैं ट्रेन पर बैठा, इतने में मैंने देखा कि 2-3 लोग बहुत बदहवास से हैं, कुछ अधेड़ उम्र के लोग हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं, और उनके साथ में कुछ बच्चे लोग हैं। उन्हें देख करके मैं समझ गया कि कोई स्कूल की टीम है जिनको वो टीचर लोग उड़ीसा लेकर के जा रहे हैं। और वो शिक्षक जो थे बहुत परेशान थे। मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि 2 बच्चे पीछे छूट गए हैं और पता नहीं चल रहा है वो लोग बोगी में चढ़े हैं कि नहीं चढ़े हैं, ये पता नहीं चल रहा है। मैंने उनसे कहा कि सर आप निश्चित बैठिए, हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। और बच्चे लोग को वो डांट रहे थे, टीचर जो थे डांट रहे थे कि तुम लोग बिना बताए चले जाते हो, ऐसे 2 लोग छूट गए, कैसे करेंगे, बहुत परेशान थे। मैं उनके साथ बैठा और जान परिचय बढ़ी और पता चला कि वो लोग गुमला के नवोदय से थे और वहाँ से वो लोग माइग्रेशन में उड़ीसा जा रहे थे। उड़ीसा के किसी नवोदय विद्यालय में जा रहे थे, संबलपुर या बहरामपुर, कहीं पर वो लोग जा रहे थे। और मैंने उनको बताया कि सर आप तब तो आप निश्चिंत बैठिए, सीट पर बैठिए, हम लोग देखते हैं कि अगले स्टेशन पर हम लोग देखेंगे कि वो लोग कहाँ पहुँचे, क्या है। और मैंने भी प्रयास किया, हटिया स्टेशन में कुछ जान पहचान थे, मैंने कुछ लोगों को फ़ोन करके पूछा, तो लोगों ने बताया कि ऐसे कोई लोग छूटे नहीं हैं यहाँ पर। और फिर सर से हमारी बातचीत हुई, मैंने परिचय अपना दिया कि सर मैं भी 89 से 96 बैच जवाहर नवोदय विद्यालय रांची का स्टूडेंट हूँ, और सर आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इस बात को देखते हैं। और उन शिक्षकों के साथ, 2 शिक्षक थे, उनके साथ हमारी बातचीत बढ़ी। वो पूछने लगे क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनके साथ बातचीत होने लगी। और उनके साथ 3 घंटा का सफ़र, हटिया स्टेशन से राउरकेला स्टेशन तक का सफ़र बहुत आराम से कटा। और उन जो शिक्षक थे उन्हें भी वो टेंशन शायद थोड़ा कम हो गया होगा कि बच्चे छूट गए हैं। और हमारी बातचीत पूरे सफ़र में नवोदय विद्यालय के विषय में बातचीत होने लगी। बहुत सारे शिक्षकों के विषय में उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बारे में उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनसे पूछा। और ये 3 घंटे का सफ़र हमारे लिए बहुत आनंददायक सफ़र रहा। राउरकेला स्टेशन में पहुँचे और पता चला कि वो जो 2 स्टूडेंट्स छूट गए थे, वो लोग पीछे के बोगी में, जनरल बोगी में, वो लोग चढ़ गए थे। दरअसल वो लोग पानी और स्नैक्स लेने के लिए उतरे थे और वो लोग छूट गए थे, तो पीछे में वो लोग बैठे थे। फिर राउरकेला में वो लोग हमारी बोगी में आए और सर थोड़ा गुस्सा हो रहे थे उनके ऊपर में। हमने सर से रिक्वेस्ट किया कि सर बच्चे हैं, इन्हें डांटा नहीं जाए, बल्कि इनके लिए एक सबक है कि ग्रुप को छोड़ करके नहीं जाना है, सब समूह को छोड़ करके नहीं जाना है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। और आज यही भावना हमें भी सीखने का मौका मिलता है कि हमें अपने समूह को छोड़ करके नहीं जाना है, अपने समूह में हमें जुड़े रहना है। बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। रणधीर भैया को मैं देख पा रहा हूँ, रणधीर कुमार चौधरी भैया पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। अभिषेक चंद्रा जी हैं, राजीव चौरसिया हमारे बैचमेट हैं, बहुत ही एनर्जेटिक जवान है, अभी भी अपने आप को जवान मानते हैं। अर्जुन उरांव जी हैं, दुर्गाचरण महतो जी हैं, जिनको हम लोग DCM कहते थे। हम लोग DCM का साबुन भी इस्तेमाल करते थे और DCM को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सबका स्वागत है। पुष्कर सिंह मुंडा भैया हम लोगों के जॉब में है, हम लोग के कलीग हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए। सोनाली निमिषा बोदरा, आपका भी धन्यवाद। जैनवी विजया लक्ष्मी, प्रणाम। हेमंत महतो, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और बहुत एक्साइटिंग मोमेंट है। एक और घटना है पलामू की। पलामू में मेरी पोस्टिंग थी। अचानक से एक दिन एक फ़ोन आता है और वो हमारे गुरुजन का फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन किया कि बेटे तुम कहाँ हो। तो मैंने बताया कि उन्होंने अपना परिचय दिया। उसके बाद पूछा कि अभी कहाँ हो, तो मैंने बताया पोस्टिंग तो पलामू में है, लेकिन अभी मैं रांची आया हुआ हूँ। वो बताया कि मैं अभी पलामू आने वाला हूँ अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और वो कोई और नहीं, हमारे बहुत प्रिय शिक्षक UP सिन्हा सर थे। वो सुधा का एग्ज़ाम दिलाने के लिए पलामू आए थे, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैं रांची में था। लेकिन मेरे ऑफिस के स्टाफ को बोल करके हमने सारा अरेंजमेंट कराया।
सर एक रात होटल में रुके, फिर दूसरे दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं भागे भागे पलामू पहुंचा। सर को मैंने रिसीव किया, अपने घर में ले गया और उस रात को हम बहुत देर तक हम लोग नवोदय के विषय में बातचीत करते रहे। इनफैक्ट दिन का पूरा समय हमारे साथ था, क्योंकि हमारे साथ थे सर, क्योंकि सुबह का एग्ज़ाम था, तो फुल डे हम लोग सर के साथ में समय व्यतीत किए, नवोदय के विषय में बातचीत किए, हमारे बैचमेट्स के विषय में बातचीत किए, सीनियर्स लोगों के विषय में बातचीत किए और बहुत अनोखा अनुभव। यदि एक एक चीज़ को बताने के लिए बैठे ये कभी खत्म नहीं होगा। और एक दिन की घटना है, अभी मेरी पोस्टिंग सिल्ली में है, सिल्ली के एक ब्लॉक में मेरी पोस्टिंग है। पिछले 1 साल से मैं सिल्ली ब्लॉक में हूँ। ऐसे मैंने अपना परिचय बताना भूल गया, लेकिन आप लोग जानते हैं क्योंकि ग्रुप में चल ही रहा है परिचय। मैं 3rd बैच का हूँ, पावन आशीष लकड़ा मेरा नाम है। 89 से 96 बैच, 96 में +2 पास आउट रांची नवोदय से ही मैंने किया। वर्तमान में मैं ब्लॉक में हूँ और इस समय सिल्ली ब्लॉक में मैं हूँ। ब्लॉक में एक व्यक्ति आते हैं, इंटर करते हैं मेरे चैम्बर में, वो मे आई कम इन सर बोल करके इंटर करते हैं, मास्क लगाए हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे को मैंने जब देखा अचानक से मुझे उनका नाम याद आ गया। मैं सरप्राइज हो गया उनको अपने चैम्बर में देख करके, और वो कोई और नहीं, वो 1st बैच के भैया गौर सुंदर मांझी भैया थे। पता नहीं कैसे मुझे भी ये नहीं मालूम, लेकिन मास्क में मास्क लगाए हुए हैं, मास्क में लोग अपने लोगों को नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन अचानक से मुझे उनका नाम याद आ गया और मैंने उनको कहा कि गौर सुंदर भैया। अब शॉक्ड होने की बारी उनकी थी, अब वो शॉक्ड हो गए कि अरे इनको मेरा नाम कैसे मालूम। मैंने उनको बुलाया, बैठाया और मैंने उनको कहा कि भैया आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पहचान रहे। तब मैंने अपने परिचय दिया कि मैं 3rd बैच का हूँ, पावन आशीष लकड़ा मेरा नाम है। तब ये जो मेरा पहचान है, यूनिक पहचान है, ये बचपन से बर्थ मार्क मेरा है। पहले बचपन में मुझे थोड़ा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता था, लेकिन आज इसे ये मेरे लिए इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरे लिए पहचान है। मैंने उन्हें दिखाया तो वो भी पहचान लिए। अरे भाई वो सर करके बोल रहे हैं, अरे सर आप मुझे कैसे पहचान लिए। मैं तो शौक, और वो करीब 1 मिनट तक 2 मिनट तक वो बात करने की स्थिति में नहीं थे, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने कुछ काम से आए थे और उनको उम्मीद नहीं था कि मैं यहाँ पर मिलूँगा, कोई जान पहचान के लोग मिलेंगे। और उनके साथ बैठ करके फिर हम लोग बहुत देर बातचीत किए, आधा घंटा बातचीत किए, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रही है ज़िंदगी। उन्होंने अपनी बात बताई, मैंने अपनी बात बताई, और वो मोमेंट जो था हार्ट टचिंग मोमेंट की तरह था कि बहुत दिनों बाद जैसे मिलते हैं और बातचीत होती है। फिर वो अपने घर लौटे और रात में फिर मुझे उन्होंने कॉल किया और कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं आज एक नवोदय से मिला, और भी ब्लॉक ऑफिस में, और अभी मैंने अपने काम से गया था मास्क ढके हुए, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग बात थी। 1-2 सप्ताह पहले भी सुरेश प्रजापति भैया जो 1st बैच के हैं, उन्होंने फ़ोन किया एक काम से, और उन्होंने कहा कि एक चीज़ पता करना है। कोई व्यक्ति है, उनका कुछ आपदा राहत से कुछ राशि मिलनी थी उनको। उनके पति की मृत्यु हो गई थी वज्रपात से, थंडरिंग से, और उनको कुछ राशि मिलनी थी, 4 लाख राशि की रुपया राशि मिलती है सरकार से। तो ये पता करना है मिला कि नहीं मिला। मैंने उन्हें कहा भैया आराम से पता चल जाएगा, कल सुबह मैं आपको बताता हूँ। और जब मैं फाइल पलट करके देख रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी दूसरे के लिए देख रहा हूँ, किसी दूसरे के लिए मैं वो रजिस्टर खोल रहा हूँ। मुझे लग रहा था कि मेरे अपने कोई है जिनकी मैं सहायता कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया गया था किसी सीनियर भैया के द्वारा, सुरेश भैया के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, और मुझे तो ये काम करना ही था, ये काम तो उनका होना ही था। फिर उसके बाद मैंने देखा, सारा फ़ोटो वगैरह लिया, चेक का फ़ोटो लिया, उसका फ़ोटो कॉपी था, उसका फ़ोटो लिया, भैया को व्हाट्सअप किया, और मैंने भैया को बताया कि उनका काम हो गया है। और मतलब ये सब मोमेंट जो है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये मोमेंट जो है, इसको हम लोग ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे ये मेरा अभी का जॉब हो या पहले का जो मेरा जॉब था, जिसमें मैं कलकत्ता में था, उड़ीसा में मैंने काम किया,
मैं जहाँ भी जाता था, मैं अपना परिचय जब देता था, मैं ये बताता था कि मैं नवोदय विद्यालय में मैंने पढ़ाई की है। और ये परिचय देने के बाद पता चलता था कि उस जगह में कोई ना कोई नवोदय मिल जाता था, बहुत सारी जगह में। पलामू में मेरी पोस्टिंग हुई, वहाँ पर मैं एक बार बातचीत कर रहा था लोगों से, पता चला कि वहाँ का एक स्टाफ नवोदय लातेहार से वो पास आउट था। ट्रेन में एक बार सफ़र कर रहा था, एक जूनियर है दीपक करके है, दीपक तिर्की। मैंने उसको पहचान लिया, उसने मुझे नहीं पहचाना, मैंने उसे पहचान लिया। वो भी सरप्राइज हो गया कि भैया आप कैसे पहचान लिए। वो भी बहुत बात के बैच का वो स्टूडेंट था। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। 1989 में हम लोग एडमिशन लिए थे नवोदय विद्यालय में। अनजाने जगह, घर से दूर, एकदम नए लोग, नया माहौल, नया कल्चर, नए तरह के दोस्त, कुछ नए कपड़ों में, कुछ पुराने कपड़ों में, कुछ थोड़ा स्मार्ट, राजू चौरसिया भाई के जैसे लोग स्मार्ट, कुछ भोला महली, परमानंद सिंह मुंडा, उनके जैसे एकदम गांव से आए हुए शर्मीले, शांत कोने में बैठे दोस्त। लग रहा था कहाँ पर हम लोग आ गए हैं, कैसे कैसे लोग आ गए हैं। कुछ लोग एजेड दिखाई दे रहे थे, अपने हमारे उम्र से ज़्यादा उम्र के दिखाई दे रहे थे। सोमा ओडिया, मुझे याद है कि वो एकदम सीनियर दिखाई देता था हमारे बैच में। सीनियर भैया लोग कुछ थे, कुछ दीदी लोग थे, एक दो लोगों को हम लोग जानते थे पहले से। वो लोग आकर के पूछते थे कि कैसा लग रहा है। उनके सामने तो हम लोग कहते थे कि ठीक लग रहा है, लेकिन कोने में जा करके हम लोग रोते थे। डबल डेकर बेड होता था, तो नीचे वाला नीचे बेड में रो रहा है, ऊपर वाला ऊपर बेड में रो रहा है। वैसे माहौल में इंटर हम लोग किए, वहाँ एडमिशन लिए। लेकिन जितने लोग याद करेंगे, करम सिंह भैया भी बता रहे थे कि जो पुराने बिल्डिंग में जितने लोग पढ़ाई किए हैं, उनके लिए एक गोल्डन मोमेंट था। जो नवोदय विद्यालय रांची का पुराना बिल्डिंग, जो एक खटाल के जैसा लगता था, दूर से देखने से लगता था अरे यही नवोदय विद्यालय है, कहाँ पर हम लोग आ गए हैं। लेकिन उस बिल्डिंग में जितनों ने पढ़ा, उनके लिए वो एक गोल्डन मोमेंट था, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का रिलेशनशिप जो था एकदम, हम लोग एक हॉल में रहते थे, डॉर्मेट्री में रहते थे। सारे बॉयज एक डॉर्मेट्री में, लंबा चौड़ा डॉर्मेट्री था। हम लोग इस कोने से, अगर डबल डेकर बेड में ऊपर में खड़े होने से इस कोने से दूसरे कोने में देख सकते थे कि कौन है, कौन सो रहा है, किसका बेड है। हम लोगों को याद रहता था कि कौन सा बेड किसका है, इसमें कौन सोते हैं, इसमें कौन रहते हैं। सीनियर से लेकर के जूनियर तक कोई फीलिंग नहीं, सारे लोग एक हॉल में। जो कि नए बिल्डिंग में आने के बाद एक दूरी बन गई थी। 2 साल हम लोग करीब नए बिल्डिंग में भी रहे थे, उसका मज़ा अलग था। लेकिन पुराने बिल्डिंग में एक रिलेशनशिप, क्योंकि वो अब कच्ची रह जाती थी। हम लोग किनारे वाले भाग को निकाल करके जमा कर देते थे और बीच वाले भाग को खाते थे और काउंटिंग करते थे कि हम लोग कितना रोटी खाए, है ना। शुरू में तो वही रोटी गले से नहीं उतरती थी। करेला का सब्जी जो होता था वो भुजिया होता था कि करी होता था, पता नहीं चलता था। बरबट्टी का सब्जी, उसका रेशा अलग ही नहीं होता था। पालक जो रहता था उसको काटने की आवश्यकता नहीं थी, लोग ऐसे ही जो कुक होते थे, जो हमारे महाराज थे, ऐसे ही डाल देते थे। कोहड़ा का सब्जी होता था, वो बड़ा बड़ा हुआ करता था। वो पता नहीं क्या क्या बनाते थे, समझ में नहीं आता था शुरू में। लेकिन बाद के दिनों में वही जो था एक टेस्टी खाने की तरह, खाने के रूप में हम लोग उनके सामने वो प्रस्तुत किया जाता था। हम लोग उसको बहुत चाव से खाते थे। जीके मिश्रा सर ने राफेज का क्लास लिया था, तो हमें याद है कि हम लोग पालक साग वो अधकच्चा भी रह जाता था, या बरबटी अधकच्चा भी रह जाता था, तो हम लोग राफेज खा रहे हैं कह करके उसे हम लोग बहुत शौक से खाते थे और बहुत हम लोग इंजॉय करते थे। वहाँ का सेवई जो होता था वो हम लोग खाते नहीं थे, खिचड़ी हम लोग खाते नहीं।
आज भी हमें वो रोमांचित करता है। यदि बाहर में वो प्लेट दिखाई दे देता है तो हमें लगता है कि ये नवोदय का प्लेट है और हमें वो रोमांचक स्थिति में ले जाता है। और जब उन बातों को शेयर कर रहे हैं तो अपने शिक्षकों के बारे में बताने से यदि मैं चूक जाता हूं तो ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी। जो हमने वहाँ डिसिप्लिन सीखा वो हमने शिक्षकों के माध्यम से सीखा। एक लोटा पानी में यदि नहाने सीखा हमने तो वो और कोई नहीं, यूपी सिन्हा सर के द्वारा। जाड़ा में कोई लोग नहाना नहीं चाहते थे, यूपी सिन्हा सर एक लोटा पानी में हम लोगों को नहलाते थे। वो कैसे होता था ये जादू है, आज तक समझ में नहीं आया। लेकिन हम लोग स्नान करते थे एक लोटा पानी में। 4 बजे ये तनु मुंडना है अनूप जलोटा का भजन के साथ हमारी सुबह होती थी, वज्रासन के साथ सुबह होती थी। और उसके बाद यूपी सिन्हा सर एक एक करके बेड में जा करके लोगों को उठाते थे। उस समय से दिनचर्या शुरू होती थी। बहुतों को उन्होंने कपड़ा पहनाया, बहुतों को उन्होंने अपने बरामदे में नहलाया, चापाकल में नहलाया, तालाब में नहलाया। और उसके साथ हमारी दिन की शुरुआत होती थी। पीटी क्लास में हम लोग जाते थे। फिर उसके बाद मॉर्निंग असेंबली, दिन का दिनचर्या, स्टडी क्लास, स्पोर्ट्स में अकरम सर, इंग्लिश के सर, पीके आचार्य सर, जेपी सिन्हा सर, उन सारे लोगों का उत्साह देखते बनता था। लगता था कि वो वॉलीबॉल जो खेलते थे जब हम लोग वहाँ पर नवोदय विद्यालय के पुराने कैंपस में, हमसे ज़्यादा एक्साइटेड टीचर्स रहते थे उस स्पोर्ट्स और गेम पीरियड के लिए। उनका प्यार, उनका दुलार हम लोगों को आज भी याद है। हिंदी की मैडम थी प्रमिला मैडम, उनके कभी कभी हम लोग उनका तंजानिया हॉस्टल में उनके रूम में चले जाते थे कुछ काम से। वो जो कुछ उनके पास अवेलेबल रहता था, बिस्किट, चॉकलेट, या फिर कभी कभी वो खुद से बना करके पूड़ी और सब्जी भी हमें खिलाया करती थी, और बहुत सारी चीज़ें। डिसिप्लिन के मामले में टीचर्स जो थे बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। नए बिल्डिंग में ये चीज़ संभव नहीं होता था क्योंकि वहाँ हर एक के लिए अलग कमरा था और हर एक कोई अपने कमरे में सीमित रहते थे। शिक्षक और टीचर्स के बीच में एक दूरी, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में एक दूरी सी आ गई थी। बहुत सारे टीचर्स कैंपस के बाहर भी रहते थे, लेकिन पुराने बिल्डिंग में टीचर्स एक छोटे से रूम में रहते थे। एक छोटे से रूम में वो लोग भी हॉस्टल के इन्वायरमेंट में रहते थे। और उनको जब हम लोग देखते थे, उनके लाइफ स्टाइल को देखते थे, तो वो चीज़ हमें बहुत इंकरेज करता था। और कहीं ना कहीं उनका योगदान, अमूल्य योगदान जिसको कहेंगे, हम लोग भूल नहीं सकते। आज जिस भी स्थान पर हम लोग हैं, आज बहुत सारे मित्र हमारे बैचमेट्स में, सीनियर्स में, कुछ जूनियर्स में, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में बहुत सारे लोग प्रतिनियुक्त हैं। आईएएस लोग भी हैं। हम लोगों के जवाहर नवोदय विद्यालय से आईएएस भी हैं। मनोज भाई जो हमारे जूनियर रहे थे, वो रांची डीसी के रूप में काफी काउंटिंग नहीं है। केवल इन क्षेत्रों में नहीं, परंतु आज लोग जिस भी क्षेत्र में है, बहुत सारे मित्र फोन करते हैं। वो लोग कहते हैं कभी कभी निराश होकर के कि हम लोग तो जॉब में नहीं है, हम लोग तो खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं। 1-2 महीना पहले सोमा उड़िया ने फोन किया था, बहुत खुश होकर के। उसने कहा कि मैं तो खेती बाड़ी करता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, यदि तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे तो हम लोग खाएंगे क्या। अच्छा से जो भी काम करना है, अच्छा से करना है और स्मार्ट वे में करना है और एकदम मतलब पैशन के साथ में करना है। जिस भी फील्ड में रहते हैं हम लोगों को अच्छा करना है, और ये चीज़ हमने सीखा अपने शिक्षकों से। मुझे याद है अकरम सर जो पढ़ाई करते थे, वो रेडियो ऑन करते थे, खिड़की में रेडियो रखते थे और वो अपना स्टडी करते थे। उनका सिलेक्शन बीपीएससी में हो गया। उस समय भी बीपीएससी हुआ करता था, बिहार हुआ करता था। बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ। हम लोगों ने उनसे पूछा था कि सर आप किस तरह से क्वालिफाई किए, अपने बारे में बताइए। उन्होंने एक बात को कही थी कि तुम लोग भी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने मुझे कहा था, स्पेशली मुझे याद है, कि तुम हिस्ट्री लेकर के बीपीएससी की तैयारी करना। और उनकी बात कहीं ना कहीं मेरे दिल में लग गई थी। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, मैंने आईएससी किया, बीएससी किया,
लेकिन जब मैं जेपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैंने हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट किया था और हिस्ट्री के साथ मैंने जेपीएससी क्वालिफाई किया। और उनके पढ़ने का स्टाइल, रेडियो ऑन करके वो गाना चला करके पढ़ते थे, और जब अपने पाठ को याद कर लेते थे, वो क्लास में आते थे और वो बोलते थे कि तुम लोग बुक देखो और मैं बताता हूँ तुम लोगों को स्टोरी। और वो अकबर की स्टोरी, अशोक की कहानी और बहुत सारे इतिहास की बातों को बताते थे। ऐसा लगता था कि किताब उनके मुंह पर याद हो गया है। और वो स्टाइल कहीं ना कहीं हमारे मन में, अंदर में वो घर कर गया था। यूपी सिन्हा सर थे, वो मिरर को सामने रखते थे, बड़ा सा मिरर सामने रखते थे और उसके सामने बैठ करके पढ़ाई करते थे। और उनसे तो कांटेक्ट मेरी कभी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता चला था कि वो यूपीएससी क्वालिफाई किए और उनको यूपीएससी में कोई कैडर मिला। वो जो मिरर रख करके पढ़ाई करना, और उनका कहना था कि मिरर को जब मैं देख करके पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मुझे मॉनिटर कर रहा है। और उनका खुद का लाइफ स्टाइल भी जो था एकदम डिसिप्लिन लाइफ स्टाइल। यदि कोई स्टूडेंट कोई शरारत कर रहा होता है, मुझे याद है कुंदन हमारे बैचमेट है, कुंदन एक बार बहुत जोर से गाना गा रहा था कि आजा आजा वाला कुछ गाना गा रहा था, और आजा करके कोई गाना था, फिल्मी धुन था। वो सर दूर से सुने और कहते हैं हाँ बेटा मैं आ रहा हूँ। और सर की आवाज़ सुन करके कुंदन ऐसा छूमंतर हुआ कि पता ही नहीं चला कि जैसे गधे के सिर से सिंह गायब होता है, वैसे कुंदन गायब हो गया। कोने में खड़ा होकर के एक लड़का और एक लड़की का बातचीत करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। बहुत सारे कोने हैं, कोने का महत्व हमारे बैचमेट्स बहुत अच्छे से जान सकते हैं। डॉक्टर बी अनिल बहुत अच्छे से कोने के महत्व को समझ सकते हैं, राजीव चौरसिया बहुत अच्छे से कोने के महत्व को समझ सकते हैं, और बहुत सारे लोग कोने के महत्व को समझ सकते हैं। कोना जो होता था वो गुपचुप बात करने के लिए, चुपचाप बात करने के लिए होता था। लेकिन हमारे शिक्षकों की नज़र केवल क्लासरूम में नहीं, केवल खुले जगह में नहीं, कोने तक उनकी पहुंच थी कि हम लोग कहाँ पर क्या कर रहे हैं। कोने कहने का मतलब केवल वो फिजिकल वाला कोना नहीं, लेकिन हम लोग कहाँ पर क्या कर रहे हैं, कब किसके साथ बातचीत कर रहे हैं, कहाँ उठ बैठ रहे हैं, क्या मूवी देख रहे हैं। मूवी देखने में भी वो लोग साथ बैठ करके मूवी देखते थे। मल्टीपर्पज़ हॉल जो था, करमसिंह भैया बता रहे थे कि एमपी हॉल हम लोग कभी देखे नहीं थे। एमपी हॉल जो हुआ करता था वहाँ पर हम लोग बैठ करके मूवी देखते थे। हमारे टीचर्स भी हमारे साथ बैठ करके मूवी देखते थे। अद्भुत बात थी। और उनका जो संस्कार था कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये आज दिखाई देता है। ये हो गई शिक्षकों के विषय में बातचीत। थोड़ा मैं आज के अपने विषय में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग पूछ भी रहे हैं, शिव भगत पूछ रहे हैं कि आप कहाँ पोस्टेड है। चंदा रानी हंस रही है, हाँ। और बहुत सारे लोग हैं, जयंत हमारे बैचमेट है, शायद पुणे में है। बढ़िया, ऐसे टाइम तो हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट समय लेना चाहता हूँ। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग है रांची जिला के सिल्ली ब्लॉक में, एज ए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मैं पोस्टेड हूँ। और जैसा कि मैं बता रहा था कि जो कैरियर हमने अचीव किया है, ये कैरियर अचीव करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो संस्कार हमने प्राप्त किया अपने गुरुजनों से, कहीं ना कहीं उसकी झलक यहाँ पर दिखाई देती है। और मेरा प्रयास रहता है कि सबसे पहले तो प्राथमिकता रहती है एज ए पब्लिक सर्वेंट की हम लोग पब्लिक की सेवा करें। और उसमें से भी यदि कोई नवोदय बैकग्राउंड का कोई लिंक मिल जाता है, कोई ऐसे गार्जियन मिल जाते हैं जो नवोदय बैकग्राउंड के लिंक से हैं, किसी हमारे मित्र के कोई गार्जियन मिल जाते हैं, मित्र के जान पहचान मिल जाते हैं, तब काम करने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उनके लिए काम करना मतलब लगता है कि हम अपने ही पेरेंट्स के लिए कुछ कर रहे हैं। हाल में एक बूढ़ी माँ का पेंशन सैंक्शन करने में जो आनंद मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि मैं अपने ही किसी दादी माँ या अपने ही माँ का पेंशन स्वीकृत कर रहा हूँ। वो नवोदय के ही किसी एक भाई के लिंक की माँ थी वो, और किसी न किसी रीति से उनका कनेक्शन नवोदय के स्टूडेंट्स के साथ था। उन्हीं के गांव की वो थी। दरअसल सिल्ली क्षेत्र में बहुत सारे नवोदयंस हैं, हमारे बैचमेट्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भाई लोग भी हैं। एक सीनियर भाई है सुबोध कुमार भैया जी हैं, बनता गांव के। उनके गांव से एक बुजुर्ग महिला थी, उनका पेंशन बहुत दिनों से स्वीकृत नहीं हो रहा था, उनको पता नहीं चल पा रहा था स्वीकृत है कि नहीं है। 1 घंटा में उनका पेंशन स्वीकृत करके जिस प्रक्रिया को
करने में कभी कभी महीनों लग जाते हैं, 1 घंटा में उनका वृद्धा पेंशन स्वीकृत करके देने में मुझे जो खुशी हुई वो शायद दूसरे काम को करने में खुशी नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं इसमें नवोदय परिवार का योगदान जो रहा, क्योंकि नवोदय में जो हम लोग पढ़ाई किए, 1-2 लोगों को छोड़ करके 99% लोग जो होते थे विलेज बैकग्राउंड से आते हैं, एकदम पुअर बैकग्राउंड से, गरीब बैकग्राउंड से। मुझे याद है अपने बैचमेट्स में ही जब पेरेंट्स डे होता था तो कुछ लोग अपने पेरेंट्स को नहीं बुलाते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था और आज भी मुझे प्राउड है, मैं प्राउड फील करता हूँ उनके ऊपर में। जब उनके पेरेंट्स आते थे तो वो ऐसे कपड़े पहन करके आते थे, देख करके लगता था कि वो उस कपड़े को बहुत संजो करके बक्सा में रखे हैं और बहुत क्रश है, लेकिन उनके पास उसको प्रेस करने के लिए कोई साधन नहीं है, आयरन करने के लिए कोई साधन नहीं है। और वो लोग उस कपड़े को बहुत सहेज करके पहन करके आते थे कि अपने बेटे से मिलने जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय में जा रहे हैं, बेटा मेरा वहाँ पढ़ाई कर रहा है। और उसकी इज्जत बचाने के लिए वो उनके पास हो सकता है अच्छे कपड़े नहीं थे, लेकिन वो उस कपड़े को पहन करके आते थे। और मुझे याद है 1-2 पेरेंट्स का फेस भी मुझे अभी याद है, अभी तक याद है कि वो लोग किस गेटअप में वहाँ पर आते थे। वैसे बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग वैसे बैकग्राउंड से आते थे। मुंडू तमाड़ तरफ के जो स्टूडेंट्स आते थे, एकदम नाक बहता था उनका, बहुत गंदे से आते थे। वो लोग सेवई को कीड़ा समझते थे और नहीं खाते थे, चाउमीन को नहीं खाते थे कि कीड़ा है, पता नहीं क्या है, क्या खाना दे रहे। जगबंधु जो था वो बहुत दिन तक सेवई नहीं खाता था कि ये कीड़ा है बोल करके। ऐसे बैकग्राउंड से आते थे। मुझे याद है डॉक्टर परमानंद जो कि आज रांची में जाने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उन्होंने उनका इंग्लिश लर्निंग, मुझे लगता है ABCD भी उन्होंने नवोदय विद्यालय में ही शुरुआत सीखी। 6वीं क्लास में जब उन्होंने एडमिशन लिया ABCD की शुरुआत उन्होंने वहाँ पर की। और मुझे याद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को वो रट जाया करते थे। फुल सिंह मुंडा, मुझे याद है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वो रट जाया करता था, हमारा बैचमेट है। भोला महली मुझे याद है, जो कि आज BSNL में इंजीनियर है। रैपिड इंग्लिश कोर्स का जो विकिपीडिया आता था उसको रट जाया करता था। और कितने सारे ऐसे हैं जिनका नाम यहाँ लेने लगे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारे बैच में 80 लोग थे, सीनियर लोग भी थे, जूनियर लोग भी बहुत सारे लोग थे। इंग्लिश वो लोग वहाँ जा करके सीखते थे। हम लोग तो थोड़ा शहर एरिया में रहते थे, हम लोग बचपन से ABCD सीखते थे, लेकिन बहुत सारे बुंडू तमाड़ के स्टूडेंट्स, सिल्ली के स्टूडेंट्स, वो लोग इंग्लिश नवोदय विद्यालय में जा करके सीखते थे। ABCD, ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन तो बहुत दूर की बात है, मल्टीप्लिकेशन, जोड़ घटाव नवोदय विद्यालय में जाकर के सीखते थे। और वैसे जगह से निकल करके आज लोग ऐसे ऐसे जगह में हैं, अनबिलीवेबल। डॉक्टर परमानंद से कभी बातचीत कीजिएगा, किस बैकग्राउंड से आता है। उसका गांव जो है सिल्ली ब्लॉक के ही बगल में सोनाहातू जैसी जगह में है। भोला महली से बातचीत कीजिएगा, बुंडू के एक बहुत इंटीरियर गांव का स्टूडेंट आज एक ब्राइट इंजीनियर की तरह शाइन करता है। और बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम आज हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। लिस्ट को आप देखेंगे जो व्हाट्सएप ग्रुप में है या बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं और नवोदय के योगदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा अपने नवोदय परिवार के माध्यम से, आज के इस लाइव सेशन के माध्यम से, कि डू योर बेस्ट एंड गिव योर बेस्ट। कि हम जिस भी फील्ड में हैं, किस फील्ड में है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आज अगर एक ऑफिसर के रूप में अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि मेरे मित्र आज डॉक्टर के रूप में बैठे हैं बड़े हॉस्पिटल में, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यदि कोई बहुत बड़े बैंक में मैनेजर है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। अगर कोई आज कोई IAS ऑफिसर है, ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो पद है एक, वो मेहनत है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल गया, किसी को दिल्ली जाने का मौका मिल गया, किसी को अच्छे बुक मिल गए, अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे गाइड मिल गए, अच्छा कोचिंग मिल गया, अच्छा फाइनेंशियल बैकअप मिल गया और लोग इस जगह में तक पहुंच पाए। लेकिन महत्वपूर्ण है
जो ये जर्नी जो हमने शुरू किया था अपने 6वीं क्लास के समय में, उस समय से लेकर के आज तक का जर्नी जो है ये महत्वपूर्ण है कि इस जर्नी में हमने क्या क्या सीखा, इस जर्नी में हमने क्या क्या प्राप्त किया, इस जर्नी में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है। हम बड़े भाइयों का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, छोटे जो जूनियर्स आते थे उनका आदर सम्मान इज्जत हमने प्राप्त किया, शिक्षकों का प्यार प्राप्त किया, और ये चीज़ें जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करती है। जब कठिन समय आता है, ग्रेजुएशन का समय था, मैं 3 बार ग्रेजुएशन में मैंने फेल किया, ये मुझे भी विश्वास नहीं होता था, बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरे बैचमेट्स भी नहीं जानते होंगे। 3 बार मैं ग्रेजुएशन को मैं ग्रेजुएशन में फेल हुआ, और फाइनल भी जब मैं पास किया तो वो कंपार्टमेंटल में पास किया, सप्लीमेंट्री में पास किया, क्योंकि नवोदय विद्यालय से निकला था, एक डिसिप्लिन लाइफ था। जब बाहर निकला ग्रेजुएशन के लिए, एक आज़ादी की ज़िंदगी, एक उड़ने की ज़िंदगी, और पढ़ाई लिखाई से एक दूर ज़िंदगी, और 3 बार ग्रेजुएशन फेल करने के बाद दिल में लगा कि सुसाइड एक नेचुरल जो फिनोमेना है, नेचुरल जो लोगों के मन में आता है कि सुसाइड का अटेम्प्ट। कभी प्रयास नहीं किया मैंने, लेकिन अपने मित्रों से हम लोग मिलते रहते थे। उस समय राजू चौरसिया और डॉक्टर बी अनिल और कुछ मित्रों से हमारी मुलाकात प्राय होते रहती थी, महीने 2 महीने में हम लोग मिला करते थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ मिलना, बातचीत करना, और साथ में अपने कुछ नए मित्र भी थे, उनके साथ उठना बैठना, इन सब कारणों से हम लोग कभी फिर उस तरह का अटेम्प्ट नहीं किए। 3 बार ग्रेजुएशन फेल होना, इनफैक्ट कहें तो 5 बार फेल होना, क्योंकि मेन एग्जाम कंपार्टमेंटल फेल होना, मेन एग्जाम फिर कंपार्टमेंटल फेल होना, फिर मेन एग्जाम फेल होना, और कंपार्टमेंटल में पास होना। मतलब 5वीं बार में ग्रेजुएशन का फाइनल एग्जाम पास करना, ये कमजोर नहीं किया कहीं भी किसी रीति से मुझे इस बात ने, बल्कि इस बात ने स्ट्रॉन्ग किया कि वो बचपन की सीखी हुई चीज़, वो अकरम सर के द्वारा बताई गई बात कि तुम जेपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। देवीलाल जो एक हिंदी शिक्षक थे, उन्होंने कभी कहा था कि तुम्हारे चेहरे में दिखाई देता है कि एक प्रशासनिक पदाधिकारी बनने का गुण। वो प्रमिला मैडम, हिंदी की मैडम, इसी क्षण उन्होंने कहा था कि तुम लोग छोटा मोटा नहीं सोचना है, तुम लोगों को ऊंचा सोचना है। और ये फेल होना, दोनों को कनेक्ट करके जब आगे बढ़ने का मैंने सोचा, तो मैंने सोचा कि आप छोटा मोटा जॉब से काम नहीं चलेगा, आप कुछ ऐसा अचीव करना है ताकि किसी दिन गुरुजनों से मिले तो कुछ अच्छा फील हो सके, और वो फेल होने का कलंक भी, उसका दाग भी मिट सके। और फिर उसी रीति से तैयारी शुरू की, मैंने किया। पहला जेपीएससी दिया, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था। इंटरव्यू में फिर मैं फेल हो गया, क्योंकि सीट कम थी, 65 सीट मात्र था, कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। फिर दूसरा जेपीएससी मैंने दिया। दूसरा जेपीएससी में भी मैंने पीटी और मेंस और इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। इंटरव्यू में फिर से फेल हो गया। दूसरा जेपीएससी के विषय में पूरे झारखंड में प्रचलित है कि उसमें बहुत करप्शन हुआ, बहुत सारे लोग घूस दे करके पास हुए। और मेरे पास भी मौका था, क्योंकि उस समय मेरे एक जान पहचान के नज़दीक रिश्तेदार मंत्री के पद पर थे। कहीं ना कहीं टेम्पटेशन था कि उनसे संपर्क करके सेटिंग करा लिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो संस्कार जो बचपन में सीखे हुए संस्कार के, नहीं वो तो गलत होगा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता फिर। तो मैंने उस मौके को भी छोड़ दिया कि नहीं, किसी के पैरवी से वो ये जेपीएससी पास नहीं करना है, पास करना है तो मेहनत करके पास करना है। फिर तीसरे जेपीएससी में फिर क्वालिफाई करना, पीटी पास करना, मेंस पास करना और इंटरव्यू तक पहुंचना, लेकिन उसमें भी फेल हो जाना। 3 बार फेल होना एक जिंदगी को तोड़ने वाली बात थी, क्योंकि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है जानते हैं झारखंड में लगातार नहीं होता है, बहुत सालों के बाद होता है। और ऊपर से 2008 में मेरे पिताजी का रिटायरमेंट होना, फाइनेंशियल बैकअप नहीं मिलना, क्योंकि मेरे पिताजी एचएससी में काम करते थे, तो वहाँ पर एचएससी में जानते हैं कि वो घाटा में हमेशा चला, बहुत अच्छा पे स्केल नहीं था, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकअप नहीं था। 2008 में कलकत्ता में एक एनजीओ मैंने ज्वाइन किया, जो इंटरनेशनल एनजीओ था, और 8 साल तक मैंने वहाँ काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ जो नवोदय विद्यालय में सीखी गई चीज़ कि जो अल्टीमेट गोल है प्रशासनिक पद प्राप्त करना, और वो अकरम सर की कही बात है
कि बीपीएससी तुम क्वालिफाई कर सकते हो, तुम लोग भी बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हो। वो एक बात, एक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण था हमारे लिए। और मुझे लगता है कि यही एक वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट बहुतों के जीवन को बदला होगा। वही एक लाइन ऑफ इनकरेजमेंट जो किसी शिक्षक ने कहा होगा, किसी दोस्त ने कहा होगा, और वो लाइन बहुतों के जीवन को बदला होगा। और आज लोग जिस भी जगह पर है, जिनसे भी बात होती है, बहुत सारे मित्रों से बात होती है, बहुत सारे लोग शिक्षक के पद पर है, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है, बहुत सारे लोगों की दुकान है। कल रितेश पोदार भैया बता रहे थे कि उनका भी बिजनेस है, वो बिजनेसमैन है। और आज जो धर्मजीत दीदी का जो ये था टाइम था, वो बैंक में है, मैनेजर है। गीता दी एम्स में है, करम सिंह मुंडा भैया वन विभाग में है। लोग अपने अपने जगहों में है, लेकिन हम जहां भी रहे, जिस पोस्ट पर रहे, मैंने पहले भी कहा, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा पोस्ट महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी सोच महत्वपूर्ण है, हमारा एटीट्यूड महत्वपूर्ण है कि हम किस एटीट्यूड से उस जगह पर हैं। जिस भी जगह पर है, हम समाज को अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। करम सिंह भैया ने भी बताया था उस दिन, पहले दिन के शेयरिंग में, कि हम समाज को अपना बेस्ट दें। जब भी मौका मिलता है समाज को रिटर्न करने का, हम पीछे नहीं हटे, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट अपना समय के साथ में, अपने चीज़ों को प्राप्त करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं। ये 8 साल महत्वपूर्ण जो समय हमने बिताया है, इसको याद रखें, यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। और मैं सबका फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं थोड़ी भावना में भी बह गया मुझे लगता है, लेकिन ये सच में भावना में बहने की बात है। और भावना में यदि हम नहीं बहेंगे तो हम लोग इस चीज़ को फील नहीं कर पाएंगे। इस एक्सपीरियंस को मैं थ्रिलिंग एक्सपीरियंस कहता हूँ, वाव एक्सपीरियंस कहता हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस है नवोदय का, ये हमारे लिए थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है। आज भी नवोदय की घटनाएं हमें याद है, आज भी नवोदय के दोस्त हमें याद है, नवोदय के चेहरे हमें याद है, नवोदय का हर एक कोना मुझे याद है। वो पुराना बिल्डिंग, जब हम लोग गए थे एलुमनाई मीट में पुराने बिल्डिंग में घूमने के लिए, वो कोना हम लोग जा करके देख रहे थे कि उस कोना में हम खड़ा होकर के क्या करते थे। उस किस रूम में हमने कंप्यूटर सीखा था, किस रूम में हमने म्यूजिक सीखा था, किस रूम में हमने SUPW सीखा था, किस रूम में हमने आर्ट का क्लास किया था, और कौन से हॉल में हम लोग सुबह शाम सोया करते थे, अपने दोस्तों से मुलाकात करते थे। समय बहुत हो चुका है, लगभग 1 घंटे होने जा रहा है, और कभी मौका मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए। मैं फिर से अपने सारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़े हैं। करम सिंह भैया कह रहे हैं इंस्पिरेशनल। सारे लोगों का कमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा और पढ़ करके उन्हें अपने लाइफ में इस्तेमाल करूंगा। मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, सबको जोहार कहना चाहता हूं, और ये मैं संदेश देना चाहता हूं कि लोग जिस भी जगह में हैं अपना बेस्ट दें, अपना पैशन नहीं छोड़े, लाइफ का पैशन नहीं छोड़े, लाइफ को लूज नहीं करें। क्योंकि पिछले दिन हम लोग बात कर रहे थे कुछ मित्रों से, तो बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं जब जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं, निराश हो जाते हैं। जब परिवार में स्ट्रगल होता है, फैमिली लाइफ में स्ट्रगल होता है, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन गीता जी के फैमिली लाइफ को के स्ट्रगल को सुन करके और उससे कहीं किस तरह से निकली उनको सुन करके हम लोगों को एक बल मिलता है कि चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना है। सुसाइड इज नॉट अल्टीमेट, है ना। ये दुनिया से भाग जाना कोई अल्टीमेट नहीं है, इसको फेस तो करना ही है। मिश्रा सर से भी हम लोग भाग जाते, मैथ्स के मिश्रा सर से, तो आज हम लोग यहाँ नहीं होते। यदि अकरम सर से हम लोग भाग जाते, जो बेहुदा कह के गाली देते थे, बेहुदा कहीं का कहते थे, यदि उनके डांट से हम लोग भाग जाते तो आज इस जगह पर हम लोग नहीं होते। स्ट्रगल तो रहेंगे, लेकिन हम लोगों को अपने जगह पर फर्म रहना है, अपने जगह पर खड़े रहना। जो भी हमें जिम्मेवारी मिली है, उस पैशन को छोड़े नहीं, पैशन के साथ में करें। धन्यवाद सभी को। मेरा फिर से जोहार, मेरा नमस्कार। बड़े भाइयों को मेरा
चरण स्पर्श गुरुजनों को यदि जुड़े हैं तो उन्हें मेरा चरण स्पर्श सारे